मीटिंग में बोलने का राइट है क्या? हाँ है, शेयर होल्डर को मीटिंग में बोलने का राइट होता है। हमको तो मुकेश भैया को सुनना है। अरे तो अभी नीता भाभी छोड़े तो सही उनको। आएंगे मुकेश भैया आएंगे, भाभी जी को तैयार होने में थोड़ा समय नहीं ना लगेगा। बैठे बेटा, वो भी स्टेज पे ही बैठे हैं। आ रहे बेटा। ये मेरा वाला माइक क्यों और कम करना है वॉल्यूम कहाँ से? अच्छा ये यहाँ से भी हो जाएगा ना ये माइक का तो। हाँ, मेरे वाले का थोड़ा सा और। ये के सेतुरमन जी जानते हैं कौन है ये? कंपनी सेक्रेटरी हैं ये, द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। बेटा अभी आवाज आएगी, इन लोगों की आवाज आएगी, सेटिंग चल रही है, वॉइस सेटिंग है और कोई सेटिंग थोड़ी है। ये बोल रहा है मुकेश भैया को बोलो डिविडेंड बढ़ा दें। हाँ बोलो बोलो, अभी तुमसे मुलाकात करवा रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। जस्टिस रिटायर्ड श्री बी एन श्री कृष्णा साहब हैं। देखो रिलायंस की ईजीएम में 4 स्पीकर दिख रहे हैं तुमको स्क्रीन पे। वहां तो 3, अरे अब तो 4 हो गए। ऑनलाइन वालों को 5 दिख रहे होंगे, एक मैं भी तो हूं। अरे मैं ईजीएम में ही हूं, मैं क्लास में थोड़ी बैठा हूं। अरे यार ऑनलाइन वालों। अरे मैं भी बोलूंगा, मैं तो बोल ही रहा हूं ना, इन सबको म्यूट कर दिया, मैं ही बोल रहा हूं अभी तो। हाँ चालू करते हैं बेटा, आवाज वो भैया कर रहे हैं चालू, क्योंकि क्या है ये सारी चीजें जो ना 3 रूम्स में चल रही, 4 जगह पे चल रही है। एक इस रूम में, एक पास वाले रूम में, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स वाले रूम में, और फिर उसके बाद में ऑनलाइन। तो वो इतना सारा सेटअप, 2 मिनट तो चलेगी मीटिंग लंबी, चिंता मत करो। 5 मिनट का हमको और समय दो, उतनी देर में ये सारा मैटर सेट हो जाएगा। अब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के भी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं इसके बारे में कि ये क्या चल रहा है। सो अब जैसे मैं, सर आप कौन? कंपनी सेक्रेटरी कोर्स वाले सोच रहे हैं तू कौन? तो बेटा मैं रिलायंस का मालिक। अच्छा झूठ बोला क्या? मेरे पास रिलायंस के कितने शेयर हैं? 200, और 13 पार्टली पेड शेयर भी हैं। 200 फुल्ली पेड अप शेयर है, 13 पार्टली पेड अप शेयर है। सर हम तो पॉपकॉर्न और बिस्किट लेके बैठ गए। आय हाय हाय। तो भाई साहब मेरे को ईमेल पर एक नोटिस आया, जब तक मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूं जिन बच्चों ने नहीं देखा है। उन्होंने बोला, ये देखो ये नोटिस आया। आजकल कंपनी की मीटिंग के नोटिस कैसे आ जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली आ जाते हैं। कंपनीज एक्ट इस बात की इजाजत देता है, जो अर्ली बर्ड वाले स्टूडेंट है वो मुझे सेक्शन नंबर बताओ कि कौन से सेक्शन नंबर में ये बोला है कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है मीटिंग का। अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स, उनको पढ़ा दिया है मैंने। कौन सा सेक्शन है? नहीं नहीं, तुम जो 108 बोल रहे हो ना बेटा, वो ई वोटिंग का सेक्शन है। मैं ई नोटिस की बात कर रहा हूं। ई वोटिंग 108 में बोला है, लेकिन ई नोटिस सब अलग अलग सेक्शन बता रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के स्टूडेंट, अच्छा वो बताएंगे कैसे, वो तो क्लासरूम में बैठे हैं। तो बेटा वो सेक्शन 101 है कंपनीज एक्ट का, जो बोलता है कि आपको मीटिंग का नोटिस ठीक ढंग से देना चाहिए। और यही सेक्शन 101 क्या बोलता है कि नोटिस आप फिजिकली सर्व करने की जगह रूल्स में लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व कर सकते हो। अगर शेयर होल्डर का ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आप नोटिस दे दीजिए। उसमें ना सबसे पहली बात पता है क्या बोली है? कि जो मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, आप लोग भी सब ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके बैच में 101 मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे तो आने ही वाला है ना। ओ भाई साहब येलो टी शर्ट, बातें मत करो यार।
बोलते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक नोटिस शेयर होल्डर को देंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाना चाहिए। सबसे पहले उसमें कंपनी का नाम, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है ना, ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें नाम आ जाना चाहिए कंपनी का। किस दिन मीटिंग है, देखो इसमें लिखा है 31 मार्च को। कितनी बजे मीटिंग है, वो देखो इसमें लिखा है 2 बजे। किस जगह मीटिंग है वो भी लिखा होना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कंपनियों की एजीएम और ईजीएम फिजिकली होने की जगह पर वर्चुअली हो रही। मतलब वेबकास्ट तो मीटिंग के पहले भी होते थे कि इधर मीटिंग चल रही है और उधर कैमरा लगा के वेबसाइट पे उसकी वीडियो शूटिंग भी दिखाते थे, लेकिन ये वेबकास्ट नहीं है, ये मीटिंग है। ये 2 वे चल सकती है। यहां बैठ के हम वोट कर सकते हैं अगर हमने पहले वोट नहीं किया था तो। अब शेयर होल्डर बोल ही रहे हैं ना, देखो अभी इसमें। सर तो आप भी बोल के बताओ ना सर। बेटा एक्चुअली क्या है, उसके लिए एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, मैटर बताना पड़ता है, और अगर कंपनी को ज़रूरी लगेगा तो कंपनी आपको फिर वो क्रेडेंशियल्स देगी। तो अभी तो हम इसको सिर्फ सुन रहे हैं, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, बोल भी पाएंगे। ये देखो शेयर होल्डर्स ही बोल रहे हैं अभी ऑलरेडी। तो अब मैं आपको ये बता रहा था, अरे हर्षित भैया ये वॉइस सेटिंग करवा दो यार, ताकि ये आवाज़ जाने लग जाए सब बच्चों को। अब क्वेश्चन आया कि क्या रिलायंस ऐसी पहली कंपनी जो मीटिंग कर रही है। नहीं नहीं बेटा, ये सब क्यों हुआ है, ये पेंडेमिक की वजह से हुआ है। पेंडेमिक की वजह से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि आप वीसी मीटिंग कर सकते हो या OAVM मीटिंग कर सकते हो। देखो ना लिखा है यहाँ VC ऑब्लिक OVM। VC स्टैंड्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, OAVM मतलब अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, यानी आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। और ये रिलायंस की पहली ऑनलाइन मीटिंग नहीं है। पेंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद रिलायंस की एक AGM हो चुकी है 2020 वाली, और वो AGM भी इसी तरह से हुई थी। बल्कि उसका तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा गेटवे भी दिया था कि जैसे ही आप उसमें लॉग इन करते तो पहले वो पूरी दुनिया का नक्शा दिखाते, फिर जूम करके मुंबई उतारते, फिर वहां से रजिस्टर्ड ऑफिस, कैमरा का एंगल ऐसे बदलता, फिर दरवाजा खुलता, फिर आप अंदर जाते। अच्छा उन्होंने एक ग्राफिक भी बनाया था उसके लिए। एनीवेज, बट जो ई नोटिस है वो ईमेल पे आ गया, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी, कंपनी का नाम, एड्रेस, सब कुछ, और कारण बताया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अब देखो, पूछा है कि सर अगर ये मीटिंग फेस टू फेस होती तो आप जाते क्या। आज तक किसी भी नहीं गया मैं तो। कौन जाएगा, आपकी क्लास छोड़ के वहां जाऊं तो यहाँ छुट्टी हो जाए। तो ऑनलाइन है तो आप अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन है तो मैं इतना छोटा सा शेयर होल्डर हूं कि मेरे जाने ना जाने से वहां पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो बेटा यूजुअली जो AGM होती है कंपनियों की वो अगस्त सितंबर मंथ में होती है। तो अब लेकिन क्या हुआ कि 2 AGM के बीच अगर कंपनी को कोई रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत पड़ जाए, सुन रहे हैं आप मेरी बात, 2 AGMs के बीच में अगर कंपनी को कोई रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर कंपनी उसके लिए बीच में ही एक मीटिंग बुला लेती है, अगली AGM का इंतजार नहीं करती है। और ऐसी मीटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। अब रिलायंस ने भी ऐसी एक AGM बुलाई है क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मर्जर करना चाहती है रिलायंस O2C के साथ में, विच इज ऑयल टू केमिकल कंपनी। रिलायंस ग्रुप अपने पूरे बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। वो चाहते हैं कि ऑयल बिजनेस एक अलग हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक अलग कंपनी में हो जाए, टावर वाला बिजनेस अलग हो जाए, अंडर सी केबल वाला बिजनेस अलग हो जाए, ब्रॉडबैंड अलग हो जाए, और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन अलग हो जाए। तो इसी रीऑर्गेनाइजेशन में ये एक मर्जर चल रहा है। AGM का फुल फॉर्म बेटा, AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग और EGM होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो क्या है, कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन 230 है जो अपने सिलेबस के बाहर है।
जो बोलता है कि अगर दो कंपनियों का अमलगमेशन हो रहा है तो पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ऐसा आपको कहा, उसके लिए मीटिंग बुला ऐसा बोला गया। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई है और हम इस पर ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों की क्लास में बताया था कि एक थर्ड पार्टी की वेबसाइट होती है, जिस पर जाकर के आप वोट कर सकते हैं। अब जैसे रिलायंस ने के फिनटेक नाम की कंपनी को चुना, Where we stand vis-a-vis regulatory compliances with statutory authorities, this is a big move and obviously this will be a challenging requirement. Do you anticipate any challenges in the days to come? Thank you. Respected Chairman Sir and Directors on board, my name is Chetan Damani. I am a proud shareholder of a largest market cap company of India, that is Reliance Industries, for last 41 years and presently holding around 1000 shares of Reliance Industries Limited. Came to know about demerger of oil and gas business from Reliance Industries Limited. I would like to know what will be the impact of this demerger on Saudi Aramco deal, and secondly, whether this demerged entity of O2C business will be listed company or not. And if yes, hope Reliance shareholders will be rewarded reasonably like in past 42 years. And thank you very much. Respected Chairman of the NCLT meeting, other honorable board members, and my fellow shareholders. My name is Mrs. C.E. Mascarenas. Greetings to one and all who are in this virtual meetings. Also, my big thanks to the company secretary, Mr. Seturaman, and his team. As this is an NCLT meeting of the O2C operation of Reliance Limited, to a wholly owned subsidiary of Reliance, there is not any change in the shareholding of the Reliance Limited. Still, I have a few queries. How many months it will take for the procedure to complete? Number two, what will be the total cost of the including stamp duty and legal fees? Number three, what will be the benefit for the small shareholders like me? Whether the higher dividend after this operation, or B, whether market cap will go up because of expectation of higher dividend and unlocking of the shareholders value on say by listing of Reliance O2C अच्छा इसमें on the bourses. केबल यहाँ से भी डाल सकते हैं, पर वो केबल यहाँ से आउट लेके भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, पर अभी वो केबल अच्छा नहीं है। इसी एक से ही चला लेते हैं, इससे थोड़ा सा
हेलो हेलो। हेलो, हाँ ठीक है। जो यहाँ का ठीक है, ठीक है, चला के देख लेते हैं। अरे किसी के पास हॉटस्पॉट अच्छा कुछ चल रहा है क्या? एयरटेल, जियो, क्या चलता है यहाँ ज़्यादा अच्छा? क्या चलता है? जियो? एक मिनट, मैंने एयरटेल चला के देख रहा हूँ एक बार। जियो में दिक्कत आ रही थी। रिलायंस की मीटिंग है, जियो से नहीं चल रही है। अच्छा देखो, मीनवाइल आपने नोटिस करा कि जनरल शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, मैं कह रहा था उन भाई साहब के पास कितने शेयर थे कंपनी के? 1000, है ना? 1000 शेयर थे और उनका कहना था कि मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दो कि एक तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस O2C का डीमर्जर हो रहा है, ऑयल बिजनेस को अलग कर रहा है, तो इससे सऊदी अरामको वाली डील पे क्या असर आएगा? ये जो नई O2C कंपनी बनेगी, क्या ये लिस्टेड होगी? ऑब्वियसली लिस्टेड होगी, उसको अनलिस्टेड रख ही नहीं सकते। और अगर लिस्टेड होगी तो हमको क्या रेशो में शेयर ट्रांसफर होंगे? क्योंकि पहले जो लोग सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, अब वो 2 कंपनियों के शेयर होल्डर हो जाएंगे, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक रिलायंस O2C लिमिटेड। तो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो उनका बिजनेस होगा वो तो नीचे जो सब्सिडरीज होगी, जियो वगैरह सब रहेगी, और O2C में जो होगा वो ऑयल वाला, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी वाला बिजनेस आ जाएगा। यार किसी का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चल रहा हो तो, मेरे वाले से तो ये ऐसा अटक गया है। या तो ये इंटरनेट कनेक्शन की तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4.19 की स्पीड तो आ रही है, या तो सर्वर का इशू है। 1 करोड़ लोग लॉगिन हो गए होंगे, सर्वर दम भर गया बेचारा। अरे कहाँ चला गया भाई तू? ओ भाई साहब, ओ भैया, कहाँ गए? आ गए, आ गए। अरे आ गए, आ गए। Industry. Honorable Justice, my main concern is regarding after this demerger, what will be the difference for my dividend, my bonus, and price movement of my equity shares of Reliance Industries Limited? Please throw some light on it. And as I understand, sir, Honorable Justice, due to this demerger, some foreign. अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, ये मीटिंग कंपनी ने नहीं बुलाई है, ये मीटिंग NCLT ने बुलवाई है। यूजुअली AGM EGM कौन बुलाता है? कंपनी खुद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो अर्ली बर्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने मीटिंग्स टॉपिक पढ़ लिया है, वो अगर दिमाग में लाएं तो मैंने बोला था EGM बुलाने के 4 तरीके, या तो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से, या डायरेक्टर शेयर होल्डर के कहने पे, या शेयर होल्डर खुद, या NCLT। तो ये मीटिंग किसकी बुलाई हुई है? NCLT की। सर क्या सबूत है NCLT की बुलाई हुई है? अरे ये मीटिंग के नोटिस के टाइटल में लिखा हुआ है ना, ये देखो मीटिंग के नोटिस के टाइटल में लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा फिर NCLT ने मीटिंग बुलाई है तो मुकेश अंबानी जी चेयरमैन नहीं है यहाँ पे? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ये जज साहब देख रहे हो आप इधर, ये ब्लू बैकग्राउंड में बैठे हैं जो, ही इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ये जरूर NCLT के मेंबर होंगे, या NCLT की ओर से अपॉइंट कोई ऑनरेबल पर्सन होंगे, रिटायर्ड जज साहब हैं ये, इनको यहाँ बनाया गया है चेयरमैन। और आम शेयर होल्डर्स जो हैं ये बोलते हुए आप इनको सुन सकते हैं। ये नीचे वाले फ्रेम में जो है ये कंपनी सेक्रेटरी हैं कंपनी के, मिस्टर K सेतुरमन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंपनी सेक्रेटरी होना मतलब कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
और इसके ऊपर जो हैं वो कौन है, जरा उनका नाम पढ़ के देखते हैं हम। ये गेस्ट हैं, बीच में जो है ये गेस्ट हैं, और ये शेयर होल्डर का जरा थोड़ा सुने अब ये क्या बोल रहे हैं। Now, hereafter, I would also like to know, sir, uh, as to how this demerger of RIL is going to get benefited to RIL shareholders in future. I strongly support the resolution and wish all the time success to Reliance Group as a whole at present and in future in all its endeavors, and wish a very bright future and shining future in days to come. Thank you very much, sir, for patient listening. Jai Hind, Jai Maharashtra. Respected Chairman Sir, Board of Directors, and my fellow members, good afternoon to all of you. लेट मी टेल यू, ये सब रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि ऐसे लाइव बोलने को बोल दे और तुम्हारे सरी का कोई अबला आ जाए और बोले हो मुकेश भाई डिविडेंड दे दो ज्यादा, मुकेश भाई जियो के टावर नहीं आ रहे हैं, मुकेश भाई जियो के पैसे आधे करवा दो। भरोसा क्या तुम्हारा, मतलब बोल दो तुम तो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यहाँ पे ये जरूर रिकॉर्ड करें पहले से, और ये अब इसको दिखा रहे हैं, तभी तब परफेक्ट भी है, नहीं तो कई लोग हैं तो वेब कैमरा ही वहां ऊपर छत दिखा रहे होते हैं। For today's meeting and my best wishes, always our company and this prosperity. Thank you, sir. Respected Honorable Justice and today's meeting's Chairman, sir, Honorable Chairman of Reliance Industries Limited, Sri Mukesh Bhai Ambani, distinguished directors of our board, other dignitaries, and my shareholder brothers and sisters. Good afternoon to all. I am Dharmesh Vakil of Mumbai and shareholder of our company since our maiden public issue way back in 1977. I had received the today's meeting's notice and all other relevant documents well in time, and everything is quite perfect. For this, I appreciate all the tremendous efforts made and put by our company secretary and all the colleagues of our secretarial department. Ladies and gentlemen, I want to know whether there will be any change in the RIL shareholding post O2C reorganization. After the demerger of our oil and natural gas division, its business will go to the subsidiary company, which will be held 100% by RIL. So kindly please enlighten us on any changes, if any, in the capital structural. अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी बात ध्यान से सुनिए आपने क्या बोल रहे हैं। अपन ने नोटिस तो ध्यान से पढ़ा ही नहीं, उसमें सब लिखा होगा। ये जो नई कंपनी बनेगी लिस्टेड नहीं होगी, क्योंकि डीमर्जर करने के दो तरीके होते हैं। ध्यान से सुनो आप लोग, व्हाट इज डीमर्जर। मैं आपको एक बहुत क्विक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं आपको बताता हूं। डीमर्जर दो तरह से होता है। अच्छा, ये टच स्क्रीन वाला नहीं लाया है आज मैं लैपटॉप। चलो एनीवेज, तो डीमर्जर में आपको ऐसे ओरली बता देता हूं मैं। एक तरीका तो क्या होता है कि एक ए लिमिटेड है, उसके अंदर दो बिजनेस डिवीजन है, एक बिजनेस एक्स और एक बिजनेस वाई, या बोल दो एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है और एक सीमेंट का। अब अगर डीमर्जर हो रहा है तो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि आप एक कंपनी बनाओ नई बी लिमिटेड, रेडीमेड गारमेंट अभी भी एम ही रहने दो, और सीमेंट बिजनेस किस में ट्रांसफर कर दो, नई कंपनी बी में। और नई कंपनी बी के शेयर उन सब लोगों को दे दो जो पहले से ए के शेयर होल्डर थे। तो अब लोगों के पास दो कंपनियों के शेयर हो जाएंगे, एक ए लिमिटेड और एक नई बनी हुई कंपनी बी लिमिटेड। तो सर इनके तो मजे होगा डबल डबल। अरे पर बेटा डबल डबल नहीं, ए के शेयर के भाव घट जाएंगे ना। सोचो क्यों घट जाएंगे, क्योंकि ए में अब बिजनेस दो नहीं रह गए, सिर्फ एक रह गया। तो उसकी सेल कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, असेट कम हो गई, तो उसके भाव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बदले में लेकिन उनको क्या मिल जाएंगे, बी के शेयर मिल जाएंगे। Questions relating to the scheme, let me just read out. Mr. Santosh Saraf has asked, how will the company be benefited
with this arrangement in the next 3 years? There's another question of Mr. Aryaman Kapoor. How will O2C change the current liabilities of RIL? With this, may I request Mr. Srikanth to address the queries raised, please? Yeah, thanks, Savitri. First of all, let me thank all the speakers. The high level of engagement is very encouraging, and we value all the suggestions that you have given us. While you have covered a wide range of questions, there is a few common themes that run across your questions. In my mind, I'm ये कंपनी की तरफ से जवाब दे रहे हैं लोगों के सवालों के. my responses. So there have been questions about the rationale for the O2C organization and benefits to shareholders. So here I would like to say that with the reorganization, Reliance O2C will be an independent growth company, enabling focused growth opportunities across the O2C value chain. Businesses which have strong cash flows, generating potential. Also, creation of a pure play O2C platform will attract high quality strategic partners and capital, which will help in value discovery and unlock. The second set of questions are related to what businesses will be carved out and what remains in RIL. Here I would say that, in detail we have covered it in the O2C document, but I would say that this O2C entity will comprise the integrated refining and petrochemical and marketing operations. It captures the entire hydrocarbon value chain with a product portfolio comprising transportation fuels, polymers, polyesters, and elastomers. And post the O2C reorganization, RIL will continue to have the upstream E&P business, financial services, and other central functions. And RIL will also invest in setting up the new energies and new material business. And as you know, post the reorganization, RIL will be a majority shareholder of RRVL, which is a retail business with 85.1%, and JPL, which, as you know, is our digital business with about 66.3%, and 100% ownership of our Reliance O2C business. The third set of questions are related to future of O2C business and our plans for new energy and new materials. So here in this context, I would say that we firmly believe that the O2C is one of the growth engines for Reliance going forward. And in this business, we will continue to look at growth opportunities in high value downstream chemicals and materials by gradually increasing our oil to chemical conversion and moving closer to the consumer. We are also very excited about the opportunities in new energy and new material space, because this business will complement our traditional fuels with clean electricity and hydrogen, and build an optimal mix of reliable, clean and affordable energy and storage using solar, wind and batteries. The new materials business will develop a portfolio of advanced and specialty materials, and additional details on our progress towards achieving these goals, we will communicate at an appropriate time. Mr. Manoj Alimchandani had done a detailed study of the proposed scheme and shared his insights and observations. I would like to assure him, as well as all the shareholders. मैंने जो सेकंड वाली बैच है आप लोग इसके टेलीग्राम पे ये लिंक पोस्ट करी मीटिंग की, तो आप में से किसी का नेट कनेक्शन अच्छा चल रहा हो तो ज़रा इधर लेके आओ, तो अगर 2 सिस्टम से लॉगिन हो पाता होगा तो वॉइस आपके मोबाइल से ले लेंगे फिर। पर किसी के पास वो केबल है क्या, वॉइस वाली 3.5 mm जैक वाली दोनों साइड? शायद मेरी कार में भी मिल जाएगी वो केबल, तो एक बार देखूंगा। तो है केबल दोनों साइड जैक है उसमें, लेके आओ देखें कुछ। मोबाइल आप उस पे हो, टेलीग्राम ग्रुप पे हो? On a consolidated basis, all the international rating agencies, ratings for RIL, and all the domestic rating agencies have retained our AAA ranking.
Also, a few of you have are concerned about the impact on dividend, bonus, stock returns. I would only say that Reliance remains committed to shareholder value creation. अरे किसी का कनेक्शन इंटरनेट ढंग से चल रहा हो तो मैंने ये लिंक डाली है, जरा लिंक खोल के चलाओ टेलीग्राम Distribution. Further, as I had mentioned earlier, creation of a pure play O2C platform will attract high quality strategic partners and capital, which again will only assist in value discovery and unlocking. Mrs. Shobha Mehta and Mrs. Mascarenhas had queries around the timelines for completion of the proposed O2C organization. And the cost, here I would say that, approval-wise, really the important one is the consent one, which we are going through. So we expect the consent process to be completed by first quarter. Receive the NCLT approved by the second quarter of FY22. Also, there were specific queries on turnover of the O2C business, timelines for the deal with Aramco, listing of O2C business. And in that context, I would say that O2C business had revenues of 219,000 crores for the 9-month period FY21. The proposed O2C reorganization, as I've been highlighting, does facilitate induction of potential solutions. We remain committed for all stakeholders and thank you so much. हाँ दे सकते ना, पर वो जैक चाहिएगा, वायर है हमारे पास, है 3.5। अरे इधर हमारा further queries by any shareholder. I request equity shareholders who could not vote by remote even voting थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, पर ठीक है, आवाज सुन सकते हैं इधर से। made available at this meeting, and accordingly the electronic voting at the meeting shall commence now. The icon for e-voting is available at the bottom left of the meeting page, just below the VC meeting screen. I request Sri Mehul Modi, Chartered Accountant, Scrutinizer, appointed for an orderly conduct of the voting. The e-voting results, along with the consolidated Scrutinizer's report, will be placed on the website of the company and the KFin Technologies Private Limited, company's registrar and transfer agent, which is providing the e-voting facility, as also on the stock exchange websites. I thank all the equity shareholders who attended this meeting in large numbers for. ये चेयरमैन साहब हैं जो ये बोल रहे हैं कि नीचे ई वोटिंग का बटन है, देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे बटन दबा करके और आप चाहे तो ई वोटिंग कर सकते हैं, और वो बोल रहे हैं ये के फिनटेक की साइट पे आपको ले जाएगा। Has been concluded. A time period of 15 minutes to be available for e-voting at the meeting, after which I declare that the meeting shall stand closed. जुगाड़ से चल रहा है अभी इनके मोबाइल, 2 जगह लॉगिन हो गया है। Sir, with your permission, I want to propose a formal vote of thanks to the chair, Justice Retired Sri Krishna and Justice Retired K.S. Radhakrishnan ji. We are grateful to you for accepting this assignment and conducting the meeting in a very orderly and elegant fashion. On behalf of the Board of Directors of Reliance Industries Limited, the management and the shareholders, we thank you very much in this regard. Thank you, sir. ये के सेतुरमन जी की आवाज थी जो आप सुन रहे थे, वोट ऑफ थैंक्स दे रहे थे जो। ये 2 जजेस हैं, ऊपर जो मैडम है और नीचे जो सर है बीच में ब्लू बैकग्राउंड, जिनको यहाँ पे बुलाया गया है। और इसके बाद में मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ जी, हाँ वो, लेकिन वो मीटिंग खत्म हो गई अब, तो इसलिए वहां कुछ नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा है। काउंट डाउन टाइमर चालू हो गया है कि जिनको वोट करना है वो कर लो। 14 मिनट 21 सेकंड में मीटिंग खत्म।
सर यार ये तो बहुत शॉर्ट में हो गई। तो ये ईजीएम है और सिर्फ एक मैटर पे बुलाई गई है और सिर्फ एक रेजोल्यूशन है, उसी के लिए ये देखो ये काउंट डाउन टाइमर चालू है ना। तो यहां पे वोट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑनलाइन वोटिंग पोर्टल में हम गए थे, उसके बाद में हमने यहाँ चूज कर लिया था कि हमारा पार्टिसिपेट शेयर है और फिर हमने यहाँ सबमिट कर दिया था। लो जी इससे बाहर हो गए। यहाँ पे ई वोटिंग को अगर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है। वोट ऑन फुल्ली पेड इंस्टा पोल, वोट ऑन पार्टली पेड, लेकिन नीचे क्या लिखा रहा है, यू हैव ऑलरेडी वोटेड। अरे यार भैया यार एक बार और वोट डाल लेने दो ना। अब डाल सकते हैं क्या वोट? नहीं, अभी मीटिंग मतलब सबके भाषण खत्म हो गए और अगले 13 मिनट हो रहे हैं अभी कि मीटिंग के दौरान आप वोट डाल रहे हैं। अब चूंकि मीटिंग भी वर्चुअल हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो भी वर्चुअल था, ये भी वर्चुअल है, अदरवाइज मीटिंग फिजिकल होती है तो ई वोटिंग तो वर्चुअल हो जाती है और फिर जो मीटिंग में वोट पड़ता है वो फिर वहां जाके डालना पड़ता है जो मीटिंग में वोट करते हैं, राइट। अब कुछ सवाल हैं आपके, फटाफट मैं उनके जवाब दे देता हूं कि सर एनसीएलटी मीटिंग नहीं बुलाती तो रिलायंस नहीं रखता क्या? अरे बेटा इसका तो प्रोसेस ही यही है। ये जिसका मोबाइल बेटा ले लो ये। तो क्वेश्चन ये आया कि एनसीएलटी नहीं बुलाता तो क्या ये मीटिंग नहीं होती? भाई जब भी मर्जर या डीमर्जर होता है तो कंपलसरीली उसके लिए एनसीएलटी को अप्लाई करना ही पड़ता है। उसके बाद एनसीएलटी बोलता है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करो तो फिर कंपनी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। दिस इज द प्रोसेस। इसके बिना मर्जर या डीमर्जर हो ही नहीं सकता है। सर ये जो गेस्ट थे इनका क्या रोल है? ये ऑनरेबल एनसीएलटी की तरफ से आए हुए लोग थे, जिससे कि क्या होता है कि ऐसे एक दो ऑनरेबल लोगों को बुला लो तो कल को आपके ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता है कि यार ये मीटिंग में इन्होंने हेराफेरी करी, वोट डालने ही नहीं दिया, भाषण दे के जल्दी से खत्म कर दिया, हम तो छूट गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे उन गेस्ट लोगों को बुलाएगा, बट ऐसा कंपनी साइड में किसी गेस्ट को बुलाने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। सर मुकेश भैया नहीं आए, अब वो मीटिंग के चेयरमैन नहीं थे ना। अगर ये एजीएम होती तो कम से कम 3.5 घंटे चलती। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इसमें स्पीचेस होती सबकी, कंपनी का विजन डिस्कस किया जाता आगे का, कंपनी ने क्या करा अभी तक वो बताते, कंपनी ने कितनी चैरिटी करी है वो बताते। तो ये सारी चीजें एजीएम में होती है और फिर है ना 4, 6, 8 रेजोल्यूशन के ऊपर वोट पड़ते, वो सब चीजें टाइम लेती, तो उसमें टाइम लगता। अभी तो क्या था कि सारे पर ये जो यूनिक चीज आप लोगों ने देखी वो ये कि एक आम शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग में बोला, वो अदरवाइज देखने को आपको नहीं मिलेगा कभी, कि एक आम शेयर होल्डर ने अपनी बात रखी और उसने कुछ जनरल कंसर्न्स अपने बताए कि ये कंपनी किस तरह से डीमर्ज हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे डीमर्जर में आपको बता रहा था 2 टाइप का होता है कि आपकी ए लिमिटेड है, उसमें 2 बिजनेस है, एक रेडीमेड गारमेंट्स का, एक सीमेंट का। तो एक नई कंपनी बनाओ बी लिमिटेड और सीमेंट का बिजनेस उसमें ट्रांसफर कर दो, तो ए लिमिटेड के शेयर का भाव गिर जाएगा बेटा, समझो। हेलो, क्यों ए लिमिटेड के शेयर का भाव गिर जाएगा? क्योंकि उसमें से एक बिजनेस कम हो गया सीधे सीधे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि बदले में उसको क्या मिल जाएगा, बी लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा। अब अगर ए लिमिटेड लिस्टेड थी तो बी लिमिटेड भी लिस्टेड होगी और वो 2 लिस्टेड कंपनियों का शेयर होल्डर बन जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डीमर्जर। द अदर वे ऑफ डीमर्जर इज कि आप ए लिमिटेड के शेयर होल्डर थे और एक ही रहेंगे, जो नई कंपनी बनी बी लिमिटेड उसने अपने शेयर ए लिमिटेड को इशू कर दिए। यानी नई कंपनी बनी जरूर मगर वो सब्सिडरी हो गई किसकी, ए की। यहां वही हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नई कंपनी बना दी, रिलायंस ऑयल टू केमिकल, और जो अपना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी वाला बिजनेस है वो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और वो कंपनी बन गई रिलायंस की पूरी सब्सिडरी। तो बस कहीं पर किसी शेयर होल्डर को कोई तकलीफ ही नहीं है। वो पहले भी रिलायंस का ही शेयर होल्डर था, अभी भी रिलायंस का है। पहले भी रिलायंस के कंट्रोल में ऑयल बिजनेस भी था और टेलीकॉम भी था,
और अभी भी ऑयल भी है और टेलीकॉम भी है। पहले ऑयल बिजनेस मेन होल्डिंग कंपनी के अंदर था और टेलीकॉम एक सब्सिडरी के अंदर था। अब ऑयल एक सब्सिडरी के अंदर हो गया और टेलीकॉम ऑलरेडी दूसरी सब्सिडरी के अंदर है। सर इसको अलग बना लेने का क्या फायदा? जैसे रिलायंस जियो एक अलग सब्सिडरी है तो उसमें फेसबुक को इन्वेस्टर ले आए ना फटाक से, ऐसे रिलायंस आराम को O2C, आराम को नहीं, रिलायंस O2C एक अलग सब्सिडरी है तो उसमें अलग से इन्वेस्टर ले आएंगे। तो हर बिजनेस अगर अलग अलग कंपनी में हो रहा है तो कोई इन्वेस्टर को लाना निकालना किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। दैट इज द पर्पस। उसको लेकर के ये ईजीएम हुई, छोटी सी ईजीएम थी, खत्म होगी। कोई सवाल है फटाफट तो मैं देख लेता हूं। सर डीमर्जर की न्यूज आते ही रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ गए, ऐसा क्यों? नहीं बेटा, ये डीमर्जर की खबर तो बहुत पहले आ गई थी। यूजुअली मर्जर या डीमर्जर की खबर से शेयर के भाव थोड़े से बढ़ते ही हैं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट, अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट अगर कुछ भी करता है तो लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि अरे डीमर्ज कर रहे हैं मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ तो मुकेश भाई काम कर रहे हैं, मतलब कोई खजाना यहां से भी निकलेगा। इस एक्सपेक्टेशन में शेयर का भाव थोड़ा सा क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। और यही खराब कंपनी का मैनेजमेंट अगर कोई स्टेप लेगा तो लोग हर चीज को नेगेटिवली लेंगे, अरे डीमर्ज कर रहे हैं, लगता है इंसॉल्वेंट हो गए, इनसे बिजनेस चल नहीं रहा है। तो आपकी रेपुटेशन के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करता है। मेरे शेयर का बाजार भाव कितना है? वाह भाई वाह, आओ मेरे घर बताता हूं, ठीक है? ओके तो सर ये वोटिंग का फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर तो अंबानी फैमिली के पास है और बाकी भी जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं वो उनके हिसाब से ही चलेंगे। जैसे सऊदी अरामको इज वन ऑफ द शेयर होल्डर, वो तो ऑब्वियसली इसके फेवर में ही वोट करेगा। तो ऐसे जो अलग अलग लोग हैं वो सब अलग अलग तरह से वोट करेंगे, लेकिन फिर भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। हालांकि 2 अप्रैल को इसका वोटिंग का रिजल्ट आएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया था, मैंने आपको शायद बताया हो। देखो कि वोटिंग का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा 26 मार्च से 30 मार्च तक वोटिंग चली थी, और है ना, अपन ने पढ़ा था कहीं तो भी कि 2 अप्रैल को इस वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए बेटा, अब बाकी सारे सवाल मुझे बड़े अजीब अजीब से दिख रहे हैं यहाँ पे। अब कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है तो बिजनेस अलग करके फंड रेज कर लेने का क्या मतलब? बेटा कंपनी सिर्फ लोन चुकाने के लिए थोड़ी फंड रेज करती है, बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए भी तो फंड रेज करती है ना। सर वो CFO हैं कि नहीं है? तो देखो ना बेटा, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन की लिस्ट आपको MCA की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो उसमें देखो कि ये जो श्रीनाथ वेंकटाचारी जी हैं, ये श्रीनाथ वेंकटाचारी जी कौन थे? जज साहब का बोल रहा है क्या ये? CFO। तो अगर आपको कभी चेक करना है तो आप mca.gov.in पे जाइए, और mca.gov.in पे जाने के बाद यहाँ पे आके व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा में आ जाओ, और उसमें आने के बाद में आप यहाँ पे टाइप कर दो कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, नाम, ROC, रजिस्ट्रेशन नंबर, और क्या कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। पढ़ना कितनी है ये? $15,000 करोड़, ज्यादा हो गया है तो। अरे बस अच्छा, पेड अप कैपिटल देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितनी है पेड अप कैपिटल? महज मात्र 6,400 करोड़। मैं महज इसलिए बोल रहा हूं
कि ये 6,500 करोड़ की पेडअप कैपिटल की मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए। पेडअप कैपिटल तो 6,500 करोड़ है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? 12,000 करोड़ है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो आप, 1973। एड्रेस नरीमन पॉइंट, और बाकी सारी डिटेल आखिरी बैलेंस शीट कब फाइल हुई? 31 मार्च। अब अगर आप ये देखना चाह रहे थे कि कंपनी का कौन सीईओ ने कौन सीएफओ, तो उसके लिए आपको यहां पे देख लेना पड़ेगा। इसमें खैर नाम नहीं लिखा है पोस्ट का, पर डायरेक्टर्स और सीईओ सीएफओ की डिटेल यहां पे मिलेगी। जो भी लेटेस्ट आरओसी के पास में फाइल्ड है वो सारी यहां पर आपको मिल जाएगी। और यहां पे नाम नहीं है मतलब फिर कोई ये वेंकटाचारी जी, ये रहे श्रीकांत वेंकटाचारी। कब अपॉइंट हुए हैं ये? 18 अप्रैल 2014 से अपॉइंटेड हैं ये कंपनी के अंदर। ठीक है। क्या आरआईएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है? हाँ जी। सऊदी अरामको का रिलायंस से क्या कनेक्शन है? सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक इन्वेस्टर है। अगर आप ये देखना चाहें कि कितनी होल्डिंग है, तो वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। In August 2019, RIL said it had signed a non-binding letter of intent with Aramco to sell 20% stake in oil to chemical business. O2C business का ही stake बेचा था of Reliance Industries for as much as 1.03 lakh crore or roughly $15 billion. ओके और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर अपन थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ क्या बेटा? आरओसी को नोटिस ईजीएम का कब गया होगा? तो वो आप पढ़ेंगे कि जब मीटिंग होती है ना। एक्चुअली इसका सबसे पहले तो ये लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया होगा। सबसे पहले इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमको डीमर्जर मर्जर जो भी कुछ है वो करना है। तो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, इसका नोटिस भी स्टॉक एक्सचेंज और आरओसी को चला जाता है। और जब बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला ले लिया जाता है तो वो भी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज और आरओसी में उसके तुरंत बाद फाइल हो जाता है। तो फरवरी में कहीं हुई होगी बोर्ड मीटिंग, तभी दे दिया होगा नोटिस। चलिए, तो मेरे को लगता है अब आप टाइम पॉस मोड में आ गए, उससे अपन बाहर आ जाएं। अरे अभी टाइम बचा आधा घंटा, क्या कल? ओ सर, मीटिंग फिजिकल होती है तो वोटिंग वहां भी इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। हाँ, आजकल वहां भी कंप्यूटर लगा देते हैं। पहले वहां बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स होता था। तो हाँ, अर्ली बर्ड वाले बच्चे जा सकते हैं अब इसमें से। अगर सीएस वाले कुछ बच्चे लॉक्ड इन है तो वो जा सकते हैं। वो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ गया बेटा, ये सब लगा हुआ था यहाँ तो भी आवाज ढंग से आई नहीं। एनीवेज, तो अर्ली बर्ड वाले जा सकते हैं, सीएस वाले कोई बच्चे हो तो वो जा सकते हैं। सेकंड बैच वाले बच्चे यहाँ विराजमान रहे हैं। कॉफी नहीं लाया ले बच्चा थोता था, तल में टॉफी नहीं लाया, मैं क्या तलू? नालायक। वोट कर लेते हैं, चलो वोट कर लेते हैं, वोट कर। एक मिनट पोल कर लेते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ा दूं अभी, वो यस कह दें। यहां हाथ उठा के यस कह दें, यहां हाथ उठा के नो कह दें।
एक दो लोगों ने नो के लिए हाथ उठाया इधर। अरे यार तो फिर यार आधा घंटा खराब हो जाएगा यार। बैठ के पढ़ लोगे इतनी पक्का? ऑडियो सुन लो। हाँ, वन क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी था, वो कर लेते, ठीक है वो कर लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। छोड़ो छोड़ो, क्या पढ़ना है यार, छोड़ो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर बोलो। 25। अरे मैंने बताया था ना कि स्टडी मटेरियल में इसका आंसर गलत है। हमारे पास जो है, देखो इसमें दो बातें बता दूं क्लियरली, कि जो 200 की लिमिट गिनी जाती है ना, एक तो वो ना एक जैसी सिक्योरिटी के लिए गिनी जाती है। जैसे इस साल आपने 200 लोगों को इक्विटी शेयर का ऑफर दिया, उसके अलावा 200 लोगों को प्रेफरेंस शेयर का ऑफर अलग दे सकते हो आप। उसके अलावा 200 लोगों को टीवीआर का ऑफर अलग दे सकते हो। सर तो 600 हो गए, तो 200 गिने जाते हैं, वो एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए गिने जाते हैं। मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देंगे? 200। मगर वो कैसे गिन रहे हैं? क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहां पे 155 को पहले क्या लिखा है? पहले इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू 55% इन देयर इंडिविजुअल नेम, आउट ऑफ दिस 4 आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो 4 तो गिने नहीं जाएंगे, कितने हो गए? 54। अच्छा, फिर उसके बाद डिवेंचर का ऑफर आया 155, तो एक तो 54 ये वो अलग हो गए, और 155 तो डिवेंचर है वो अलग हो गए। इन दोनों को आपस में जोड़ के देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक दूसरी बात, ये ऑफर ओवरलैप हो रहे हैं सर, तो बेटा ओवरलैप भी ना सेम टाइप ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए। ये अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, तो ये ओवरलैप हो रही है तो हो जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर नोट्स में तो 50 की लिमिट दी है। बेटा अमन, नोट्स में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को ऑफर देंगे, लेकिन और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब कितने हैं? 200, इसलिए 50 नहीं 200 चलेगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो वन क्वेश्चन डे ना देखें, क्योंकि हम पुराना मैटर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 26 भी कर लाए होंगे आप तो। इसमें क्या बोला है? क्लास मीटिंग लिखना है इसमें आपको, पूरा सेक्शन 48 छापना है कि भाई क्लास मीटिंग बुला करके आपको क्लास के राइट चेंज करना पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर 15% शेयर होल्डर डिसेंटिंग है तो वो जा करके ट्रिब्यूनल के पास शिकायत कर देंगे। सर अच्छे से समझा दो 26, तो मैं खराब से कुछ समझा ही नहीं आज तक बेटा। सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर आपको किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट चेंज करने हैं तो जनरल मीटिंग में नहीं होता है, वो क्लास मीटिंग में होता है। तो क्लास मीटिंग बुलाओ, 3/4 मेजोरिटी की कंसेंट लो और आप क्लास के राइट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस क्लास की 10% ऑफ द इशूड कैपिटल चाहे तो एनसीएलटी के पास अपील कर सकती है। एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होगा, उसके खिलाफ और कोई अपील नहीं हो सकती है। ये हो गया बेटा अच्छे से। 25th नहीं आया अभी भी, अरे भगवान। 25th ने 2 आंसर। क्या पूछा है इसमें? इज इट इन कंप्लायंस विद प्रोविजन रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट? यस। तो आपको यही लिखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मैक्सिमम 200 लोगों को दे सकते हैं, मगर वो सिक्योरिटी वाइज काउंट होता है। पहला ऑफर 55 को दिया, 55 में क्यूआई भी काउंट नहीं होते, ईसॉप काउंट नहीं होता है, तो इसलिए उनको काउंट नहीं करके कितने हो जाएंगे वो? 54, नंबर 1। तो इसलिए 200 के अंदर है, इसलिए वैलिड है। दूसरा ऑफर 155 लोगों को है, वो भी 200 के अंदर है, इसलिए वो भी वैलिड है। 55 और 155 और 54 जो भी है उसको आपस में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये ओवरलैप हो रहे हैं तो होने दो, क्योंकि एक शेयर और एक डिबेंचर है, वो आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। तो पहले आप पूरा का पूरा मतलब मेजर पार्ट लिख दो सेक्शन 42 का,
और उसके बाद में फिर इस केस को डिस्कस करके ये 2 कंक्लूजन लिख दो जो मैंने बता दिया। ठीक है, पहले प्रोविजन जो नोट्स में मिल जाएगा, फिर डिस्कशन जो यहां लिखा हुआ देख के आपको करना है, और कंक्लूजन जो मैंने बताया है। ठीक है, हाँ बेटा पूरा 42 नहीं आएगा, रेलिवेंट प्रोविजंस आएंगे बस। 25 में बिफोर अलॉटमेंट ऑफ प्रीवियस ऑफर फ्रेश ऑफर इशू कर दिया। सार्थक आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आया बेटा। ओवरलैप, मैं उसी को तो बार बार अच्छा बार बार ओवरलैप उसी को बोल रहा हूं बेटा। अरे जो भी है यार 51 है वो नहीं गिनना है बस। हाँ, जो ओवरलैप का मतलब ये है कि जब तक एक अलॉटमेंट ना हो जाए दूसरा ऑफर नहीं ला सकते, वो अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटी ला सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि आप नोट से पढ़ाइए, तो अब अगले 10 दिन मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद अमन सिंघी जैसे है और भी बच्चे हैं, तो ये बच्चे अपनी अपनी तस्वीरें खींच के टेलीग्राम पे डाल दो। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं नोट से ही पढ़ाऊं, वो आज अगले 20 मिनट के अंदर 3:30 बजे तक अपना सेल्फी खींच के टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दें और साथ में उसके नीचे अपना नाम पोस्ट कर दें, ताकि एक्चुअली कितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो समझ में आए। किसी और के झूठे लॉगिन से कोई बच्चा आया है वो अपने को समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसलिए अभी अपन एक काम करते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। हाँ बेटा, वो जो बच्चे बाद में आए, हाँ 1 मिनट, उनको टेलीग्राम पे मैं कल ऐड करवा दूंगा। अभी सब लोग होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, रुको 1 मिनट में लिंक पोस्ट कर देता हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मुझे। जो बच्चे नहीं है उसके ऊपर, जो अभी रिजल्ट में पास होकर के बैच में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं लिंक दे देता हूं। 2 मिनट रुक जाओ। आप में से कोई जूम पे लॉग्ड इन, जो बच्चा जूम पे लॉगिन हो, कोई मैंने टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट करिए, वो लिंक जरा यहां जूम पे पोस्ट कर दो। अच्छा, थैंक यू। बस बस बेटा आ गई, थैंक यू। ये देखो मैंने जूम में, अरे रे रे, इसका कीबोर्ड कहाँ है?